हे माय डियर कंपैनियंस, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज टॉलीगुप्ता, अ सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट, एंड आज काफी दिनों बाद लेक्चर आ रहा है। वैसे मैंने कल रात लेक्चर रोट किया था, लेकिन थोड़ी माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उस वजह से वीडियो थोड़ी बेकार हो गई थी। एंड 20 मिनट का लेक्चर मेरा थोड़ा बेकार हो गया, तो फिर आई एम सो सॉरी। एंड लेक्चर काफी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मतलब एक तबियत थोड़ी ठीक नहीं हुई थी, एंड आई वाज आल्सो बिजी इन माय वर्क एंड इन माय स्टडीज एज वेल। एंड तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कोई बात नहीं, अब डेली लेक्चर्स बनेंगे और डेली अपलोड करूंगी मैं। एंड सीसीएस के एग्जाम से पहले, मतलब सेम फोर के एग्जाम से पहले हमारा सारे सिलेबस में कवर अप कर रहा दूंगी विद इन शॉर्ट वीडियोस एंड रिविजन वीडियोस एंड पीवाईक्यू वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस। यूनिट 3 हमारी हिस्ट्री की है, जिसमें इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे। एंड ये इसका पार्ट, इस यूनिट के दो पार्ट बनेंगे, इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म और एक मूवमेंट वाला पार्ट बनेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे 1920 का मूवमेंट है, एक है 1930 का दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड 1942 का है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम ये सब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस यूनिट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है लोगों में एकता की फीलिंग ब्रिटिश रूल के खिलाफ। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पे रूल करते थे, एंड उनका रूल ऑपरेसिव था। ये हम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। उनका रूल एकदम ऑपरेसिव था, हम पे वो अत्याचार करते थे। हमारी सोसाइटी सोशल कंडीशन बेकार थी, इकोनॉमिक कंडीशन ब्रिटिश रूल की वजह से खराब थी, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी कंडीशंस हमारी मतलब बहुत बेकार कर रही थी ब्रिटिशर्स ने। तो फिर सारे लोग, जब इंडिया के सारे लोग एक साथ आते हैं, उनके में एकता की फीलिंग आती है कि हम सबको एक साथ ब्रिटिश रूल के खिलाफ आके लड़ना चाहिए, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अपने राइट्स, अपने फ्रीडम, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए, हमें ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए आना चाहिए। तो फिर इसी को कहते हैं हम नेशनलिज्म। अभी जो मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म है, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आता है, और जो कि हमारे इंडिया को, जो हमारे, मैंने बताया था आपको फर्स्ट एंड सेकंड मिनट में, कि जो हमारा इंडिया था वो दो स्टेट्स में, मतलब दो रीजन में डिवाइडेड था। दैट इज, एक तो प्रिंसली स्टेट्स थे और एक तो ब्रिटिश एम्पायर। तो फिर जब छोटे छोटे रीजन पे जब हमारा इंडिया डिवाइडेड था, तो फिर मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म ने ये छोटे छोटे टुकड़े वाले इंडिया को एक नेशन बनाया, और एक ऐसी फीलिंग लेके आया जिससे कि लोग एक साथ आके लड़े अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स, अपने ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़े। तो फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आने के पीछे क्या क्या कारण थे? अब कारण हम पढ़ते हैं। तो फिर उसके पीछे कारण ये थे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। जो हम, ये ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश रूल था, तो फिर ये इसने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि दिल्ली में ही एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ये छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना रखे थे, इसने एक एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा था, जिससे कि मतलब कि पूरे इंडिया पे इनका ये राज था कि अगर मतलब पूरा बिहार में कोई रूल है, तो फिर वो तमिल के लोगों के लिए भी है, वो पंजाब के लोगों के लिए भी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी है। तो फिर ऐसा इन्होंने बना रखा था, यूनिफॉर्म लॉज थे, तो फिर लोगों की प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन सेम है। तो इस वजह से लोगों में देशभक्ति की भावना आती है। फिर सेकेंड रीजन है डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जब लोगों में जब बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेलवे, पोर्ट, टेलीग्राफ, ये सब आए, तो फिर इंडिया हैज वन नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट ब्रिटिश टाइम। सो यार, इतना फ्लो टू दैट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो फिर जब रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आए, तो फिर लोगों में एकदम लोग कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए। जैसे कि पंजाब के लोग एंड बिहार के लोग, ये ऐसे ऐसे करके लोग कनेक्ट हुए। एंड जब लोग मिलते हैं, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो फिर मेरे साथ भी हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम एक साथ है ना आके लड़ते हैं ब्रिटिशर के खिलाफ। तो इस वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों के बीच में। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सबकी, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, हमारे एकदम सोने की चिड़िया जैसा हमारा इंडिया था। तो फिर इसकी वजह से वो हम, मतलब हमारा वेल्थ काफी अच्छी खासी थी, लेकिन वो वेल्थ हमारे इंडिया में ना आके वो कहाँ पे ड्रेन हो रही थी, मतलब कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही थी, वो ब्रिटेन में जा रही थी। किस वजह से जा रही थी? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल भर 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 के रॉ मटेरियल था, जैसे कि हमारे पास कॉटन था, सिल्क था। तो फिर हमारे पास ये सब था, तो फिर हम अच्छी खासी हम चाहते थे, तो इंडस्ट्रीज एंड ये सब
बना सकते थे, लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने हमारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एकदम बैकवर्ड इंडिया था, उतना डेवलप नहीं था एंड एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, तो फिर इस वजह से इंडस्ट्री नहीं आ पाई। टैक्सेस इतने हाई थे, मतलब पीजेंट्स उसमें ही दब के मर जाते थे। उस टाइम पे गरीबी थी, भुखमरी थी, तो इस वजह से हम एकदम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड दादा भाई नौरोजी की क्या कहते हैं कि जो हमारे वो देते हैं ड्रेन थ्योरी, जिसका मतलब है कि जो भी हमारी वेल्थ है, जो भी इंडियन वेल्थ है, वो कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है? ब्रिटेन में ड्रेन आउट हो रही है। तो फिर इसका एक ये रीजन है, 3 रीजन हमने पढ़ लिए। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज आते हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब आइडियाज जब एजुकेशन लोगों में, मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास में आता है, तो फिर वो उनकी सोच बदलती है। उनकी सोच इस हिसाब से बदलती है कि हाँ, वो राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेशन में फर्क कर सके एंड देख सके कि क्या उनके लिए सही है। एंड वो लोग, वो मतलब लोकल लोगों, जो इंडियन मिडिल एजुकेटेड एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, तो फिर वो कॉमन लोगों में वो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा सकते थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे हमने सेकंड यूनियन में पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या लेके आए थे? ब्रह्म समाज लेके आए थे। एंड दयानंद सरस्वती कौन सा समाज लेके आए थे? आर्य समाज, मतलब की रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट वाला पीरियड था। और दिनेश सिंह वाला जो मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, याद होगा आई थिंक आप लोगों को। तो ये सब था। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज लेकर आते, तो इस वजह से भी लोगों में एक तरह की फीलिंग आती है, वो लोग सही और गलत में फर्क करना सीखते हैं एंड मतलब कि अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। चेंज इस हद तक लाना चाहते हैं कि ब्रिटिश रूल को एकदम हटा दो एंड हम सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज हमारा रहे। रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। जो इंडिया का हमारा पास्ट था, जो हमने पढ़ा है हड़प्पा सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब ये रीडिस्कवर हुआ, तो फिर लोगों में एकदम प्राउड वाली फीलिंग आई कि, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई। और लोग कहने लगे कि ये जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं, वो हम पे क्या, ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि हम आपको डेवलप करना है, हम आपको सिविलाइज बनाना है, क्योंकि आपका जो इंडिया था वो एकदम बैकवर्ड था एंड अनसिविलाइज था। तो वो मतलब जो ब्रिटिशर्स है, वो इस हिसाब से व्हाइट मैन थ्योरी देते कि हम व्हाइट मैन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, तो फिर हम आपके इंडिया को सिविलाइज एंड डेवलप बना देंगे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमारे पास इतना, हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था इतना अच्छा था, तो फिर वो कहते हैं कि अब ये हमें इतना दबा नहीं पाएंगे एंड हम सिविलाइज बन के दिखाएंगे इन लोगों को। एंड प्रेस एंड लिटरेचर, जो हमारे न्यूज़पेपर, ये आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, इसमें बहुत हेल्प की, क्योंकि उस समय पे जब हम लॉ एंड मीडिया में पढ़ेंगे, इस समय पे प्रेस एंड लिटरेचर आती है एंड लोगों में ना, क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में जो भी आइडियाज हैं, जो भी न्यूज वगैरह, वो सब स्प्रेड होती है उस टाइम पे। तो उसकी क्या क्या न्यूज़पेपर के नाम थे, एक था केसारी, एक था अमृता बाजार पत्रिका, तो ये सब इसके नाम थे। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इवेंट्स, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें रेशियली अब्यूज करते थे। जब तक कि आप सावले लोग हैं एंड काले लोग हैं, तो फिर हम आपको, मतलब अनसिविलाइज हो, बैकवर्ड हो, तो फिर हम आपको एजुकेटेड एंड ये सब करने आए हैं। एंड अर्ली फेज ऑफ आईएनसी। सो अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स कौन होते हैं? सो मॉडरेट्स होते हैं जो एकदम मॉडरेट्स लीडर्स होते हैं, जो कि सॉफ्ट, पोलाइट एंड नॉन वायलेंट होते हैं। वो अपनी बात ब्रिटिशर्स के तक पहुंचाते हैं विदाउट एनी वायलेंट एंड एग्रेसिव नेचर। वो एकदम शांतिपूर्वक अपनी बात पहुंचाते हैं ब्रिटिश लीडर्स तक। तो फिर इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो इनका एम क्या रहता था? मॉडरेट्स का एम रहता था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट हम ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को हम जाने नहीं देंगे, हम सेल्फ गवर्नमेंट इसी में लेके आएंगे। एंड हम फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं चाहते, बस हमें है ना रिफॉर्म्स आ जाए, ये जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है, इसपे लॉज एंड रेगुलेशन है, तो फिर इस पे रिफॉर्म्स आ जाए, और जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, इंडियन पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज गवर्नमेंट में, तो वो थोड़ा बढ़ जाए। तो इनका ये एम था, ये इनका गोल था। मतलब ये फुल्ली ये नहीं कहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर रहे लेकिन उसके साथ रहे, ब्रिटिश एम्पायर रहे लेकिन हमारा इंडियन का पार्टिसिपेशन बन जाए, बढ़ जाए, और रिफॉर्म्स आए, और हमारा हम भी थोड़ा डेवलप एंड ये सब बन जाए। इनका मेथड क्या रहता था? मैंने आपको बताया कि इनका मेथड रहता था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट, पोलाइट एंड नॉन वायलेंट एंड नॉन एग्रेसिव नेचर के रहते थे। इनकी क्या
स्ट्रैटेजी रहती थी, ये प्रेयर लिखते थे, मतलब अपनी एक पेपर पे अपनी डिमांड्स लिखते थे, उसे वहां तक पहुंचाते थे, ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करते थे। ये पास करते थे रेजोल्यूशन को एंड मेमोरियल, जो कि मैंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तक पहुंचाते थे। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो ब्रिटिश इनजस्टिस कर रही है, अगर हम इन्हें इनके इनकी गलती दिखाएंगे तो फिर ये उस चीज पे एग्री करेंगे एंड हमारे साथ जस्टिस करेंगे एंड हमें थोड़ा लिबरलाइज करेंगे, हमें डेवलप करेंगे, हमारा इंडिया को अच्छा बनाएंगे, फॉरवर्ड लेके आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ये सब हमारे लिए वर्क करेंगे, कन्विंस्ड बाय लॉजिक एंड फैक्ट्स। अचीवमेंट इनकी क्या क्या थी? इन्होंने एक्सपोज किया कि इकोनॉमिक गेन, जो कि मैंने आपको बताया, दादा भाई नौरोजी क्या उन्होंने थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसमें वो बताते हैं कि जो भी हमारी इंडियन वेल्थ है वो कहाँ पे ड्रेन आउट हो रही है, वो ब्रिटेन में ड्रेन आउट हो रही है। ये डिमांड करते, डिमांडेड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, डिमांडेड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, तो फिर ये डिमांड करते हैं सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस का एग्जाम होता है आज के टाइम पे, तो फिर ये इसमें रिफॉर्म कहते हैं कि हम इंडियंस को, हम इंडियंस के लिए भी इक्वली क्या कहते हैं एग्जाम होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, एंड हमें भी उस पोजीशन पे, हमें जो एग्जाम क्लियर करेगा वो उस पोजीशन में जाएगा, ये इस चीज की डिमांड करते हैं। इस पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये जो क्या कहते हैं राजनीति अवेयरनेस फैलाते हैं एंड लेट फाउंडेशन फॉर ऑल इंडिया मूवमेंट, और सारे इंडिया मूवमेंट के लिए ये अवेयरनेस बढ़ाते हैं। इसकी लिमिटेशन ये खत्म, मॉडरेट्स का मतलब कहाँ तक लिमिटेड थे, इनकी एकदम स्लो अप्रोच थी, क्योंकि अगर आप जब तक अपनी आवाज अपना मतलब अपने क्या कहते हैं, अगर आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, अगर आप कोई परेशान हो रहे हो और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो फिर आपको कोई भी सुनेगा नहीं, स्लो अप्रोच रहेगी, वो कहेगा कि ठीक है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो फिर वो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि वो सुनते ही रहते हैं इन मॉडरेट्स की बात, जब तक आप थोड़े वायलेंट नहीं हो जाते, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा मतलब अपने थोड़े स्ट्रांग नहीं बन के दिखाओगे तो फिर सामने वाला आपको वही करता रहेगा, आपको परेशान ही करता रहेगा। एंड फेथ इन ब्रिटिश गुडविल, वो सोचते थे कि ब्रिटिश अच्छे हैं, हमारा अच्छा भला करेंगे अगर हम इन्हें पीसफुली एंड इनके फैक्ट्स एंड इश्यूज पे बात करेंगे तो। अब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट एकदम वायलेंट होते हैं, वायलेंट नेचर के, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, किस वजह से कि जो इनका मॉडरेट्स का एकदम स्लो मेथड है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम ना अब थोड़े एग्रेसिव बन के दिखाएंगे इनको। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल है उसका पार्टीशन हो जाता है। अब इसके की फीचर्स क्या है, इसके लीडर्स कौन कौन है? लाल, बाल एंड पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, एंड इसके एक और लीडर है औरबिंदो घोष। इनका एम क्या रहता था? मॉडरेट्स का एम रहता था कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें बस रिफॉर्म चाहिए एंड पार्टिसिपेशन अच्छा चाहिए, मतलब कि इंडिया में पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए, वो ये कहते थे। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं, हमें एकदम ब्रिटिशर्स एकदम कम्प्लीटली हट जाए हमारे इंडिया से, ये हमें छोड़ के चले जाए एंड हमें स्वराज चाहिए, हमें खुद का सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और पूरी ब्रिटिश जो रूल एंड पॉलिसी ये सब हट जाए। इनके मेथड क्या होते थे? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि नॉन वायलेंट इनके भी वो रहते थे, मतलब अपनी चीजें एग्रेसिवली रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। इनका मेथड ये था कि ये बॉयकॉट करते थे फॉरेन गुड्स को, प्रमोट करते थे स्वदेशी को, एंड बॉयकॉट करते थे नेशनल एजुकेशन, मतलब कहते थे कि बच्चे स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं जाएंगे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, जो लॉयर्स है वो कोर्ट नहीं जाएंगे, ये सब ये कहते थे। इस मॉडरेट वो एक्सट्रीमिस्ट वाले उसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया एंड इनका क्या, ये अपनी चीज पे अड़े रहते थे पैसिव रेजिस्टेंस से। और कुछ लीडर्स जैसे कि जो तिलक जी थे वो कहते थे कि स्वराज जो है वो हमारा बर्थ राइट है, मतलब जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट का स्वराज है वो एकदम हमारा जन्म वाला अधिकार है। इनका बिलीफ क्या क्या था? नो ट्रस्ट इन ब्रिटिश जस्टिस, ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे ब्रिटिशर्स हमारा अच्छा करेंगे। इनका विश्वास ये था कि हमें एकदम आत्मशक्ति, एकदम आत्मनिर्भर भारत बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है। ये कहते थे कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो, इसलिए हम वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट इनकी ये आइडियोलॉजी थी। इनके स्लोगन क्या कहते हैं, इनका मेथड क्या, मूवमेंट क्या कहते हैं, तो फिर ये बॉयकॉट करते थे फॉरेन गुड्स को, फॉरेन एजुकेशन को, ये सबको अवॉइड करते थे, प्रमोट करते थे स्वदेशी, दैट इज खादी प्रोडक्ट्स, एंड जो इंडियन गुड्स है इन सबको प्रमोट करते थे। मास मूवमेंट्स करते थे एंड टर्न नेशनलिज्म।
और जो बंगाल का पार्टिसिपेशन हुआ था उसमें वो एकदम, जब मतलब थोड़े मोड़े लोग जो पार्टिसिपेशन पहले थोड़े से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बंगाल पार्टिसिपेशन के बाद काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया इन मूवमेंट्स में, इन एक्सट्रीमिस्ट वाले मूवमेंट्स में। सो इसकी लिमिटेशन क्या थी, मतलब लोग काफी लोग मतलब यूनिटी में लोगों में कम थी, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग थे, तो फिर उनमें यूनिटी थोड़ी कम थी। रिप्रेजेंट बाय मतलब जो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमें रिप्लेस कर देती है हमारे मूवमेंट्स को। तो यहाँ पे होता है लेक्चर खत्म। एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो फिर उसको लाइक कर देना एंड कमेंट एंड शेयर। अभी पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि वॉइस ठीक आ रही है नहीं। एनीवेज मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है तो फिर वो भी इसी नेम से है, लीगल ज्ञान डॉली, लीगल ज्ञान अंडरस्कोर डॉली 05। So thank you for watching this video and like, comment and share and subscribe my channel. एंड यस मेरे को एक चीज और बता देना कि आपको इस तरीके से मतलब जैसे मैं इसमें पढ़ाती हूँ पीडीएफ फॉर्म में, इस तरीके से पढ़ना पसंद है या फिर जो मैं बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाती हूँ तो उस तरीके से पढ़ना पसंद है, क्योंकि मतलब मैं बोर्ड पढ़ाती हूँ तो वो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब लगता है। तो कोई बात नहीं, टाइम की कोई बात नहीं, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो फिर आप मेरे को ये चीज बता देना कमेंट। थैंक यू।